अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवे जमात के जी तलबा व तालिबात, हमारा जो कल का मौजू था द फियर्स ऑफ द पीपल, वो कल हम पूरा नहीं हुआ था, उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये जो दो फियर्स ऑफ द पीपल, लोगों के अंदर जो खौफ था, खदशात थे, हम किन लोगों की बात कर रहे हैं? बस्तार के लोगों की। कि हमने देखा कि लोगों को घरों से कैसे बेदखल किया गया, फॉरेस्ट से दूर किया गया, और उनको कोई नोटिस या उनको कोई कंपनसेशन नहीं दी गई। इसके अलावा जो लोग अब फॉरेस्टों के पास ही रहे, उन्हें फॉरेस्ट के अंदर हर किस्म का काम करना पड़ा, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट। उन्हें कोई वेजेस नहीं दिया जाता था, उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा हमने देखा कि इसी दौरान दो फेमस फैमाइन्स आ गए। इन फैमाइन्स ने लोगों की जिंदगी को और तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके इनको इनकी मुसीबतें बढ़ाई, इनके मुश्किलात बढ़ाए। और इन सारे चीजों ने मिलके क्या किया? इन्होंने लोगों को, बस्तार के लोगों को, गांव वालों को सोचने पे मजबूर किया कि हमें आगे जीने के लिए, अपने आगे रहने के लिए, अपनी आगे वाली जिंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और जो ने मीटिंग्स करते थे, चाहे ये बाजार में होते थे, चाहे कभी प्रीस्ट्स की मीटिंग होती थी, हेडमैन की मीटिंग होती थी, या किसी भी जगह जहां ये जमा हो जाते थे, वो बात करते थे इस बारे में। और इसी को लेके इन्होंने एक बगावत स्टार्ट की, रेबेलियन शुरू किया, बगावत स्टार्ट की। किसके खिलाफ? बरतानी हुकूमत ने जो फॉरेस्ट कानून बनाए थे, जंगलात के कानून जो बनाए थे, यानी कि उनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसके खिलाफ उन्होंने बगावत शुरू की। और बगावत की जो सिग्नल थी, बगावत करने का जो तरीका था, उसकी जो सिग्नल थी एक गांव से दूसरे गांव पर, वो इन्होंने कुछ चीज़ों के जरिए दी। यानी कि मैंने कल आपको बोला, ये जो दरख्तों की ये जो टहनियाँ हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भेज दी गई, यानी मिट्टी के डेले एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए गए, या चिलीज भेज दिए गए। ये इस बात की निशानदेही थी कि ये हमारे बुनियादी हुकूक है, ये हम जंगलों से लाते थे प्लांटेशन के द्वारा, प्लांटेशन से या किसी और जरिए से, ये हमारा रोजगार था, ये हमसे छीना गया था, इसलिए हमें इसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। और लोगों ने, हर गांव वालों ने किसी न किसी तरीके से इस बगावत में कंट्रीब्यूशन किया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बंदे भेजे इस बगावत में बरतानी हुकूमत के खिलाफ। और लास्टली हमने देखा कि कैसे लोगों ने बगावत की और उन्होंने बाजार को लूटा, बाजार वायर लूटेड, schools and police stations were robbed, police stations were robbed। जहां कहीं भी गला था, ग्रैंड जहां भी कहीं था, उसको चुराया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके अलावा जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश से वाबस्ता थे, किसी न किसी तरीके से उन सबको अटैक किया गया। इसके तोड़ में बरतानी हुकूमत ने क्या किया? बरतानी हुकूमत ने ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबेलियन। बरतानिया हुकूमत ने अपनी फौजें भेजी इस बगावत को कुचलने के लिए, इस बगावत को दबाने के लिए। उन्होंने क्या, वहां पे जो लोकल लीडर्स थे, आदिवासी लीडर्स या कम्युनिटी के लीडर्स थे, उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की, उन्होंने सलाह करने की कोशिश की बरतानिया के साथ, बरतानी हुकूमत के साथ, लेकिन ब्रिटिश ने नहीं माना। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड। और आखिरकार बरतानिया ने क्या किया? दे मार्चड थ्रू विलेजेस। ब्रिटिश ट्रूप्स मार्चड थ्रू विलेजेस। वो गांव गए और जितने भी लोग उन्हें मिले जो इस बगावत में शामिल थे, पुनिशड दिया, उनको सजा दी, उनको कोड़े बरसाए, उनको सजा दी, आधों को जेल लिया। यानी कि बरतानिया ने गांव तलाशी शुरू की और जितने भी लोग इस बगावत में इनके खिलाफ इन्वॉल्व थे, उनको सजाएं दी, गांव उनका पता किया और उनको सजा दी, उनको जेल भेजा गया, उनको कोड़े बरसाए। लेकिन
बहुत सारे जो लोग थे दे फ्लेड टू फॉरेस्ट, वो जंगलों की तरफ भागे, वो जंगलों की तरफ भागे, खासकर इनके लीडर्स। और जब ये गांव में गए, गांव बिल्कुल सुनसान दिखाई रहे थे। विलेजेस वर गिविंग डेजर्टेड लुक्स, विलेजेस वर गिविंग डेजर्टेड लुक्स। और बर्तानिया को आखिरकार 3 महीने लगे। हाउ मच मंथ्स? 3 months to control this rebellion, to control this rebellion। इन्हें 3 महीने लगे इस ये जो बगावत इनके खिलाफ शुरू हुई थी, इसको दबाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें 3 महीने लग गए। लेकिन बरतानिया हुक्म में कभी भी ये जो लीडर था गोंडो दहार, उसको कभी नहीं, नेवर कैप्चर्ड, नेवर कैप्चर्ड। लेकिन वो इसको कभी पकड़ नहीं पाए। लेकिन बरतानी हुकूमत इस लीडर को, जो लीडर बना था इस रेबेलियन का, गुंडो दहार जिसको हम, जिसके नाम से हम जानते हैं, वो इसको कभी पकड़ नहीं पाए। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, इन 3 महीनों के दौरान क्या हुआ, ये जो कम्युनिटीज थी, ये जो बस्तार के लोग थे या इसके जो आसपास के गांव वाले थे, इन्हें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। दे गॉट ए मेजर विक्ट्री, दे गॉट ए मेजर विक्ट्री। विक्ट्री किस सूरत में थी? 2 सूरत में थी। पहले जो फॉरेस्ट लॉज थे, जो रिजर्वेशन थे, रिजर्वेशन वर्क वाज टेम्पररी सस्पेंडेड, यानी कि आर्जी तौर पर इस रिजर्वेशन काम को रोका गया। ये इस बगावत का नतीजा था, यानी कि बगावत इन्होंने जिस काम के लिए की थी उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला। और ये माना जाता है एक बड़ी कामयाबी थी किन लोगों के लिए, बस्तार के लोगों के लिए या इनके गांव वालों, जो आसपास के गांव थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्या? रिजर्वेशन वर्क को रोका गया आर्जी तौर पे। सेकंडली क्या हुआ, ये जो रिजर्वेशन का मनसूबा बनाया था, रिजर्वेशन ऑफ 2/3 वाज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी कि अब इन्होंने मनसूबा बनाया कि हम इसका आधा ही रिजर्व करेंगे। यानी कि ये 2 बहुत बड़ी कामयाबी थी जो बगावत के बाद हासिल हुई किनको, बस्तार, द विलेजर्स ऑफ बस्तार और फॉरेस्ट पीपल, जो इसका आसपास के इलाके के जंगलों में रहने वाले लोग थे, विलेजर्स थे, उनको ये 2 बहुत बड़ी कामयाबी मिली। रिजर्वेशन वर्क वाज टेम्पररी सस्पेंडेड, सेकंडली रिजर्वेशन ऑफ 2/3 वाज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी इसको इसका आधा किया गया, इसको इसका आधा किया गया। क्योंकि 1910 से प्लान किया गया था 2/3, लेकिन अब क्या हुआ, उसका आधा। लेकिन कहा जाता है ये जो स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट्स है एंड पीपल, स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट्स एंड पीपल, यानी कि फॉरेस्ट लॉज, हम कहेंगे फॉरेस्ट लॉज और विलेजर्स। ये फॉरेस्ट लॉज जो बन रहे थे या बनाए गए थे, या जो लोग थे जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। यानी कि जो टेम्पररी वर्क टेम्पररी सस्पेंड किया गया था या रिजर्वेशन को हाफ किया गया था, ये काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। यानी कि बस्तार के लोगों की ये लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं हुई जंगलात की कवानीन के खिलाफ, या हिंदुस्तान के बाकी जो इलाके थे जहाँ ये जंगलात कवानीन के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई थी, ये लड़ाई शुरू हुई, ये यहीं पे खत्म नहीं, ये आगे चलती गई। कहा जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद भी ये लड़ाइयां चल रही है। यानी कि आजादी के बाद भी ये जो जंगलात के आसपास जो लोग रहते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटीज है, इनकी जो लड़ाई है गवर्नमेंट के साथ अब भी चल रही है। कहा जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कि ये जो जंगली इलाका था इसके बाद भी फॉरेस्ट्स को रिजर्व किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट्स वर रिजर्व्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड फॉर इंडस्ट्रियल। ये हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, यानी कि आजादी के बाद भी हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की अपनी हुकूमत थी,
उनका भी लोगों के साथ इस मामले को लेकर, फॉरेस्ट लॉज को लेकर जहाँ लड़ाई चलती रही, और माना जाता था कि फॉरेस्ट आज़ादी के बाद ही फॉरेस्ट्स को इंडस्ट्रियल यूज के लिए रिजर्व रखा गया था। इसी असना में ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक 1970 में इन्होंने हिंदुस्तान को एक मनसूबा दिया, एक प्रोजेक्ट दिया कि आप 4,600 हेक्टेयर्स ऑफ साल फॉरेस्ट, ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट, नेचुरल साल फॉरेस्ट, इसको आप क्लियर करो। हाउ मच? 4,600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट, इसको आप साफ करो, इसका सफाया करो, इसको काट दो। किस काम के लिए? रिप्लेस्ड बाय, शुड बी रिप्लेस्ड बाय, इसके जगह क्या लगाएंगे? ये कौन से पौधे लगाएंगे? ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। किस काम के लिए? टू प्रोवाइड पल्प, टू प्रोवाइड पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, टू प्रोवाइड पेपर फॉर पल्प इंडस्ट्री, यानी कि जो रॉ मटेरियल कागज बनाने के लिए चाहिए, कागजों की सनत के लिए चाहिए था, इसीलिए आप ये पाइन फॉरेस्ट्स लगाओ। इन फॉरेस्ट को नेचुरल, ये जो साल फॉरेस्ट, इनको काट दो, इसकी जगह ये पाइन फॉरेस्ट लगाओ, क्योंकि पाइन फॉरेस्ट क्या हमें प्रोवाइड करता है? पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, पल्प जिसको हम कहते हैं, तैयार ये फराहम करता है हमें। तो इसकी वजह क्या बनी? इसके बाद क्या हुआ? ये जो लोकल एनवायरमेंटलिस्ट थे, इसके जमीन में ये जो लोकल एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, जो माहौल पर नजर रखने वाले थे, इन्होंने इसके जमीन में प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तभी जाके ये जो मनसूबा था रिप्लेसमेंट ऑफ साल फॉरेस्ट बाय पाइन फॉरेस्ट, तब जाके ये जो क्या प्रोजेक्ट था, इसको रोका गया, इसको रोका गया। यानी कि फॉरेस्ट की लड़ाई जो थी, ये आज़ादी, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की लड़ाई थी, ये आज़ादी के बाद भी चलती रही। और आप देख सकते हैं 1970 में तकरीबन हमें 20 साल आज़ाद हुए थे। उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट दिया था वर्ल्ड बैंक ने, उसके खिलाफ जो लोकल एनवायरमेंटलिस्ट है, उनको भी प्रोटेस्ट करना पड़ा, ताकि जंगलात की कटाई का काम जो था ये रोकना पड़ा। हालांकि अगर हम इसी दौरान दुनिया के बाकी हिस्सों पे नजर डालेंगे, यानी कि दुनिया के क्या, एशिया के ही बाकी हिस्सों पे नजर डालेंगे, तो वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। वहां भी ये जंगलात के कवानीन के खिलाफ लड़ाइयां जारी रही थी। इसी जमीन में जो हमें अगला मौजू है वो है इंडोनेशिया, यानी कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का, वहां का दूसरा हिस्सा, वहां का दूसरा मुल्क, वहां भी लोग इस बरतानी हुकूमत का जो दूसरा हिस्सा, वहां पे डच वाले जो हुकूमत कर रहे थे, उनके खिलाफ कल हमें पढ़ना है कि कैसे वहां के लोगों ने, इंडोनेशिया के लोगों ने डच हुक्मरानों के खिलाफ, वहां पे, क्योंकि वहां पे कॉलोनीज डच ने बनाई थी, वहां डच वाले हुक्मरानी कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाया, इन जंगलात कानून को लेके लड़ी। तो हम सिर्फ नहीं कि हिंदुस्तान में ये उस वक्त चल रही थी, बल्कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जितने भी कंट्रीज जो उस वक्त कॉलोनियल पीरियड के कॉलोनियल रूलर्स के अंडर काम कर रही थी, कॉलोनियल रूलर्स जहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, वहाँ सब इलाकों में ये लड़ाई जंगलात के कानून को लेके चल रही थी। तो इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे, इंडोनेशिया की बात करेंगे, जो कि हमारे इस बारह एशिया का ही एक मुल्क है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमारा जो मौजू था उसी के साथ कंक्लूड हुआ है, फियर्स ऑफ पीपल ऑफ बस्तार। कल हमने इसका थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज थोड़ा बहुत पढ़ा, तो ये टॉपिक आज कंक्लूड हुआ। बाकी वसल्लम।